बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं प्रहार। शो की शुरुआत करेंगे उन्नाव में हुए भीषण सड़क हादसे के साथ। आज यूपी के उन्नाव में इतना भीषण हादसा हुआ कि तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। हर तरफ सड़क पर बिखरी लाशें, चीख पुकार। आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार से आ रही बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगरमऊ के पास दूध के टैंकर को ओवरटेक कर रही थी। बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए पलट गई। यूपी के उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा आज ये हुआ है, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। ये जो हादसा है ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उस वक्त हुआ जब बिहार से दिल्ली आ रही एक बस ने दूध के टैंकर को टक्कर मार दी। ये भीषण टक्कर सुबह करीब 5:15 बजे हुई। हादसा उन्नाव में हुआ है और किस तरीके से हादसा भीषण था ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए थे। जो यात्री बाहर गिर गए उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। एक तरफ इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 18 हो गई है, तो दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें कि इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ये हादसा तड़के सुबह हुआ है जब बिहार से आ रही बस एक दूध के टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी, हादसा इतना दर्दनाक था, उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएंगी। हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आपको दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए धुंधली करके तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। उन्नाव में जब सड़क हादसा हुआ तो उस वक्त लाशें सड़क पर बिछ गई और चीख पुकार सड़क पर मच गई। यह हादसा बस और दूध के टैंकर में टक्कर की वजह से हुआ है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दूध के टैंकर को यह बस ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए, ये वो बस है। अब ये बस जो है पूरी तरीके से ढांचे में तब्दील हो गई है और इस बस के स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे यह हादसा इतना भीषण था और इसमें सवार जो यात्री थे या जो इसमें सफर करने वाले यात्री थे उनका क्या हाल हुआ होगा। 18 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये डबल डेकर बस है और जब ये दूध के टैंकर से टकराती है तो पूरी तरीके से बस का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। जो ड्राइवर साइड की बॉडी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और इसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। कई लोग हैं जो घायल हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ है। ये बस बिहार के सिवान से दिल्ली की तरफ आ रही थी। इसमें यात्री दिल्ली के लिए सफर कर रहे थे। सुबह तड़के ये हादसा होता है, 5:15 बजे का तकरीबन ये हादसा बताया जा रहा है, जब दूध के टैंकर को ओवरटेक करने के चक्कर में ये दोनों वाहन आपस में टकराते हैं और इस टकराव के बाद क्या स्थिति बनती है वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर, इस ढांचे को देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस बस में कभी यात्री भी सवार होंगे या यात्री भी सफर कर रहे होंगे। दूध के टैंकर से जैसे ही टक्कर लगती है वैसे ही बॉडी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाती है। बस एक ढांचे में तब्दील हो जाती है और इसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के टुकड़े दूर दूर जाकर गिरे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हर तरफ बस के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये आपको स्पष्ट तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रियों का सामान जो कि बस में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और बस जिसकी सीटें उखड़ी हुई हैं, वो बस जो कि ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई नजर आ रही है। बस कैसे डैमेज हुई है, एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये आगे वाला हिस्सा बस का है जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये वो सीट है जिस पर यात्री बैठकर सफर कर रहे थे। सीट भी टूटकर एक दूसरे के ऊपर गिर गई हैं। हादसा या टक्कर बहुत भीषण थी और इसीलिए बस भी डैमेज हुई और इसमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी 18 हो गई है। आपको बताएं कि इस बस में कुल 59 यात्री सवार थे, 22 यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन 18 लोगों की मौत हो गई है। 15 घायलों का बांगरमऊ सीएचसी में इलाज चल रहा है, जबकि 4 गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है।
तो 59 यात्रियों को लेकर ये बस बिहार के सिवान से रवाना होती है और फिर ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक टैंकर से टकराती है। बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, 18 लोगों की जान चली जाती है। ये हादसा कैसे हुआ, जो घायल हैं लोग, उनकी जुबानी आपको बताते हैं। कहाँ से आए हो? बिहार। कौन से थाने, कौन से जिला, कौन सा है? अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली सर। दिल्ली जा रहे थे। कैसे क्या घटना हुई है? मालूम नहीं सर, कैसे जाके लड़ गए थे इसके टैंकर में, कैसे मारे गए मालूम नहीं सर। हम तो सोए हुए थे सर। सोए हुए थे, घटना घट गया, गाड़ी लड़ गई। कोई गाड़ी लड़ नहीं। किस गाड़ी से थे भैया? पानी। तो देखिए, यात्रियों की हालत खराब है। जो लोग घायल हुए हैं वो भी कुछ भी कह पाने में अभी सक्षम नहीं हैं। सोए हुए थे यात्री, सुबह का वक्त था और ऐसे में जबरदस्त टक्कर होती है। इससे पहले यात्री समझ पाते कि उनके साथ क्या हुआ है। 18 लोगों की जान चली गई। ये भीषण हादसा कहां हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक एक डिटेल आइए आपको समझाती हूं। ये पूरी घटना सुबह 5:15 बजे के करीब हुई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। एक डबल डेकर बस टैंकर से जाकर टकरा गई, जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए। बिहार के सीवान से यह बस दिल्ली जा रही थी। टैंकर को ओवरटेक ये बस करना चाहती थी। इसी दौरान ये बस बेकाबू हुई और बेकाबू होकर टैंकर में जा घुसी, यानी कि टैंकर से इसकी टक्कर हो जाती है। बस की रफ्तार क्या रही होगी, टैंकर की रफ्तार क्या रही होगी, ये बस की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 18 लोगों की जान इसमें चली गई है। बस में यात्री 59 सवार थे। कुल 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 15 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और गंभीर इन 15 लोगों में से 4 लोग हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हम सीधा मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह के पास इस वक्त चलेंगे। विशाल, सबसे पहले आप बताइए ताजा अपडेट क्या है, घायलों की हालत के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? आवाज मिल रही है विशाल आपको? चलिए विशाल से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। बार बार बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हादसा कितना भीषण था या ये टक्कर कितनी जबरदस्त थी। बस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जो ड्राइवर के साइड वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बॉडी आपको मिलेगी नहीं बस की, क्योंकि जगह जगह बस के जो टुकड़े थे वो फैल गए हैं इस टक्कर के बाद। अब उन्नाव सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है, लेकिन विपक्ष अब इसे सियासत का मुद्दा बना रहा है। उन्नाव हादसे को लेकर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने इस हादसे के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने किया है, जिसमें अखिलेश यादव ने यह लिखा है कि इसके पीछे जिम्मेदार भाजपा सरकार की लापरवाही है। अब क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था? सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद भी वो वाहन खड़ा हुआ था, यानी कि टैंकर खड़ा हुआ था, तो कैसे जानकारी नहीं मिली? क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे? हाईवे पर पुलिस कहां थी? ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। इस हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची और हताहतों के संबंध में उसकी भूमिका क्या रही, यह अखिलेश यादव जानना चाहते हैं। यानी आप ये समझिए कि अखिलेश यादव इस हादसे के पीछे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हादसा हुआ है तो इस वजह से हुआ है क्योंकि सड़क पर वाहन खड़ा हुआ था। सीसीटीवी लगे होने के बावजूद भी ये जानकारी क्यों नहीं थी और कैसे तेज रफ्तार एक बस इस टैंकर से जाकर टकरा गई? इसके बाद देखिए मायावती का भी बयान इस पर सामने आ गया है। मायावती ने लिखा है कि ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौतों को रोकने के उपाय जरूर किए जाएं। मायावती ने कहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 महिलाओं, एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौत, लगभग 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति दुखद है। गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं और यह कहा है कि ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौतों को रोकने के उपाय जरूर किए जाएं।
यानी कि मायावती ने यहां पर किसी को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया है, वो ये जरूर कह रही हैं कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए उपाय किए जाएं। अखिलेश यादव सीधे सीधे तौर पर योगी सरकार को इस हादसे के लिए भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में 302 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसमें 6 लेन की सड़क है। 24 घंटे ड्यूटी पर 200 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। जिन अव्यवस्थाओं की बात यहां पर अखिलेश यादव कर रहे थे, वो अव्यवस्थाएं कितनी हैं या व्यवस्थाएं कितनी हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे ड्यूटी पर 200 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इमरजेंसी के लिए 30 एम्बुलेंस तैनात रहती हैं। हर 30 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस की तैनाती इस एक्सप्रेसवे पर रहती है। खराब गाड़ी हटाने के लिए 10 रिकवरी क्रेन है। एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाती है। यूपी पुलिस की डायल 112 वाली 19 गाड़ियां इस हाईवे पर तैनात रहती हैं। अब अखिलेश यादव अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन सवालों में कितनी सच्चाई है? विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जरा बताइए, हादसा हुआ, 18 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं, 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन जो दावा अखिलेश यादव ने किया है उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? प्राची, सारे जो दावे किए गए हैं उनकी भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की जांच टीम है वो जांच कर रही है। कारण ये है कि जो हादसा हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी थी प्रशासन की कि मौके पर जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, और जिनकी डेथ हो गई है, दुखद मौत हो गई है, उन सब के जो डेड बॉडीज़ हैं उनको नज़दीक के जिला अस्पताल उन्नाव में पहुँचाया जाए, वहाँ पास पोस्टमार्टम हो सके, ताकि जो परिजनों को डेड बॉडी है वो जल्द से सुपुर्द किया सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने जो तमाम सारे तरीके के सवाल उठाए हैं, जिसका कि अभी आपने जिक्र भी किया प्राची, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे की अगर सुरक्षा की बात कर लिया जाए तो 24/7 आवर्स वहां पर जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां होती हैं यूपीडा की, जो कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गाड़ियां होती हैं, वो 24/7 वहां से मूव इन करती हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और इस बात का ये उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया जा सकता है कि जो गाड़ियों के चालान होते हैं वो उसी आधार पर होता है, गाड़ियों की फोटो भी खींची जाती है। लेकिन 302 लंबा किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसका कि निर्माण समाजवादी पार्टी ने अपने टेन्योर में किया था, और उसके बाद ही लगातार एक्सप्रेसवे चल रहा है। लेकिन यह कहा जाना कि वहां पर सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, यह पूरी तरीके से गलत है। सीसीटीवी वहां पर काम कर रहे थे, मॉनिटरिंग बिल्कुल की जाती है, लेकिन किस वजह से यह हादसा हुआ है, इस पूरे मामले की सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जानने के लिए जो आगरा जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो जांच कर रहा है। लेकिन पहले सबसे बड़ा जो अधिकारियों के लिए चैलेंज होता है वो मौके पर राहत और बचाव कार्य होता है। राहत बचाव कार्य के बाद इस पूरे मामले की जांच भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगा, और अगर कोई भी दोषी होगा, सरकार का बिल्कुल साफ कहना है कि कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह कह देना कि पूरी तरीके से वहां पर कोई चीजें काम नहीं कर रही थी, सरकारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, शायद अतिशयोक्ति है, और इस अतिशयोक्ति से शायद किसी को भी बचना चाहिए, क्योंकि मौके पर सीसीटीवी कैमरे हैं। एक दावा जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, विशाल, उस दावे के बारे में भी बताइए, क्योंकि जानकारी तो यह है कि बस ओवरटेक करना चाहती थी दूध के इस टैंकर को। क्या ये टैंकर खड़ा हुआ था या ये भी तेज रफ्तार में था? इसके बारे में कोई जानकारी है? प्राची, यही सवाल हमने जो प्रशासन के अधिकारियों से जो हमारी फोन पे बातचीत हुई है, यही हमने जानने की कोशिश की है। तो उनका कहना था कि जो यात्री थे वो यात्री सभी सो रहे थे, और कंटेनर में जो लोग सवार थे उनके बारे में बताया जा रहा था कि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस है। यही वजह है कि उनको फिलहाल लखनऊ के जो ट्रॉमा सेंटर है वहां रेफर किया गया है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट कम से कम जो लोग वहां पर मौजूद थे उनसे ये जानकारी नहीं मिल पाई है, इसीलिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, ताकि सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता लग सके और किस वजह से इतनी जबरदस्त हादसा हुआ है, जितना जबरदस्त टक्कर हुई है। ये सारी चीजों को मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटे के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा हुआ है, 18 लोगों की मौत पर सियासी चेहरा भी देखने को मिल ही रहा है। विशाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उन्नाव सड़क हादसे पर तो सियासत हो ही रही है, वहीं हाथरस कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल 7 दिन पहले हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए थे, लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न एफआईआर में सूरजपाल का नाम आया और न ही एसआईटी रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का नाम है। इसे लेकर अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। मायावती ने एसआईटी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। मायावती ने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर एक्शन नहीं होने पर भी चिंता जताई है।
तो देखिए, मायावती अब सूरजपाल पर खुलकर बोल रही हैं और आप ये कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है मायावती की जो सूरजपाल पर खुलकर बोल रही है या उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अभी तक चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी, सूरजपाल के सवाल पर सभी खामोशी साधते हुए नजर आते हैं, लेकिन मायावती सूरजपाल की बात करती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे की वजह आप समझ सकते हैं, इसके पीछे की वजह है सूरजपाल की जाति। अगर आप मायावती की बात करेंगे और सूरजपाल की बात करेंगे तो दोनों एक ही जाति से आते हैं। मायावती खुलकर बोल रही हैं क्योंकि वही वोट बैंक मायावती का है जिस पर अच्छा खासा प्रभाव सूरजपाल का है। अब क्या ट्वीट किया है मायावती ने, वो ये कह रही हैं कि यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है, लेकिन एसआईटी द्वारा सरकार को पेश किए रिपोर्ट में घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। यह अति दुखद है। यह मायावती ने ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने बाबा की गिरफ्तारी ना होने, उसका नाम ना होने पर सवाल खड़े किए हैं। इस ट्वीट में आगे लिखा है, इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंता का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मायावती खुलकर अगर सूरजपाल के बारे में बोल रही हैं तो इसके पीछे जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश एक तरफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। यही वोट बैंक मायावती का है और इसलिए मायावती इस पर खुलकर बोल रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि हाथरस में 2 जुलाई को जो हादसा हुआ था उसमें अभी तक क्या-क्या निकलकर सामने आया है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी ने प्रशासनिक लापरवाही का जिक्र तो किया है, 6 अधिकारियों पर गाज भी गिर गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में बाबा यानी कि सूरजपाल का कहीं पर जिक्र नहीं मिलता है। इस एसआईटी की रिपोर्ट में सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी गई है। एफआईआर में भी बाबा साकार हरि उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है और अब यूपी पुलिस भी घोषित तौर पर बाबा को ढूंढने का काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए अब कई सारे सवाल हैं जो इस एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती की तरफ से खड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वर्ली हिट एंड रन केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। जुहू में बार का अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। आरोपी मिहिर ने इसी बार में शराब पी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जुहू में उस बार पर कार्रवाई की जा रही है, उस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है जहां आरोपी मिहिर ने बैठकर शराब पी थी और उसके बाद शराब के नशे में चूर होकर गाड़ी चलाता हुआ नजर आया था। हिट एंड रन का यह केस था। इस मामले में जैसे ही मामला प्रकाश में आया वैसे ही एक्शन लिया गया और ये तस्वीर अब आप देखिए, वो बार जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था उस बार पर ये पूरा का पूरा जो बुलडोजर है वो चल रहा है और उसे तोड़ा जा रहा है। राजेश कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, जरा बताइए इस केस के बारे में डिटेल्स दीजिए, क्या क्या कार्रवाई अभी तक की गई है इस बार को तोड़ने के अलावा? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि उस जुहू में जो बार है वहां पे मौजूद हूं और यहां पे फिलहाल बीएमसी का बुलडोजर आपको बाहर में दिखेगा और अंदर में बीएमसी का हथौड़ा भी चल रहा है, यानी कि बार के बाहर में, पब के बाहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तो आपको दिख ही रहा है। पब के अंदर में भी कई सारे अनधिकृत कंस्ट्रक्शन किए गए हैं और बीएमसी उसे तोड़ रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि बीएमसी को अब नजर आया, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन देख के लगेगा कि कोई 1 दिन का या 2 दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सालों से ये कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अब जब वर्ली हिट एंड रन केस में इस बार का जिक्र आया, जब पता चला कि मुख्य आरोपी मिहिर शाह शनिवार देर रात यहीं से वो पार्टी करके निकला था, उसने शराब पी थी कि नहीं पी थी ये अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया आधिकारिक तौर पर प्राची, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसी पब में उसने शराब का सेवन किया था। और इस पब पे कार्रवाई क्यों रही? क्योंकि 25 साल से कम उम्र है मिहिर और उसके दोस्तों की, उसके बावजूद भी उसे शराब परोसी गई। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने कल इसे इस बाबत सील किया है, इसका लाइसेंस रद्द किया है और आज जो है बीएमसी भी कल यहां आई थी, उसे लगा कि इलीगल स्ट्रक्चर यहां पे काफी है, इस वजह से आज बीएमसी का बुलडोजर चल रहा है। अब इलीगल स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। ये जो पूरी दीवार है ये सड़क पर बनाई गई है और
थोड़ा बहुत आगे नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी सड़क है और यहां पर ये इलीगल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा इलीगल स्ट्रक्चर है। और ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें मिहिर और उसके दोस्त कैप्चर हुए थे और जब वो यहां से शराब पी के निकल रहे थे, जब यहां से वो जब बिल दे के निकल रहे थे तो यही कैप्चर हुए थे। तो ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है और कोई एक दिन का कंस्ट्रक्शन नहीं है प्राची, कई सालों से यहीं पे है। लेकिन बीएमसी को अब नजर आया है क्योंकि एक महिला की मौत हुई है, अब नजर आया है क्योंकि मुख्यमंत्री शिंदे ने ऐसे पब्स और बार्स पर कार्रवाई की बात की है। तो फिलहाल बीएमसी का बुलडोजर आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, चल रहा है और बीएमसी के 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी इस वक्त इस पब के अंदर में मौजूद हैं, जो अंदर हथौड़ा चला रहे हैं। मिहिर शाह इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो 3 दिन बाद गिरफ्तार हुआ, यानी कि रविवार तड़के ये पूरा वाकया सामने आया है और उसके बाद 3 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। शनिवार को मैं आपको बता दूं यहां 11 बजे वो इस पब में, इस बार में पहुंचा था। यहां पर उसने पार्टी की, अपने 3 दोस्तों के साथ पहुंचा, पार्टी की और यहां 1 बजे के बाद इस पब से निकला है वो। और जब वो निकल रहा था तो यहीं इस सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें जो है वो कैद हुई हैं। यहीं से वो उस BMW गाड़ी में बैठा और यहां से वो निकला है और यहां से बोरीवली गया, वहां पे अपने दोस्तों को छोड़ा और उसके बाद मरीन ड्राइव गया। मरीन ड्राइव में उसने अपने ड्राइवर को कहा कि अब गाड़ी जो है वो चलाएगा और वहां से जब वर्ली गाड़ी पहुंचती है तब नकवा परिवार जो कि उस वक्त मार्केट से आ रहा था उससे टक्कर मारता है। उसके बाद जो महिला थी उस गाड़ी में, वो गाड़ी में इंटेंगल हो जाती है और वो उसी तरीके से वो गाड़ी लेके बेतहाशा 1.5 किलोमीटर तक भागता है और वर्ली सीलिंग के पहले वो सीट एक्सचेंज करता है अपने ड्राइवर से। लेकिन उसी दौरान ड्राइवर ने गाड़ी पीछे रिवर्स ली और महिला के ऊपर फिर से गाड़ी चढ़ा दी, यानी कि पहले उस 1.5 किलोमीटर तक उस गाड़ी में महिला घसीटती हो गई। उसके बाद जब गाड़ी रुकी और दोबारा स्टार्ट हुई तो दर्दनाक हादसा है, कैसे नशे में चूर एक शख्स ने एक महिला की जान ली है वो तो आप पूरी तरीके से बता ही रहे हैं और आपकी बातें सुनकर ही रूह कांप जाती है कि कितना दर्दनाक ये हादसा हुआ और इसमें कैसे एक महिला की जान चली गई। बीएमसी अवैध निर्माण पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उन पर बताइए अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि राजनीतिक कनेक्शन सामने आ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बचाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, फिलहाल राजनीतिक कनेक्शन के वजह से इस मामले ने तूल पकड़ा है क्योंकि जो आरोपी है उसके पिता शिवसेना में पालघर यूनिट के पदाधिकारी है। इसके वजह से विपक्ष जो है वो हमलावर हुआ। उसको विपक्ष का आरोप था कि शिवसेना का शख्स है जो आरोपी है, उसके पिता शिवसेना में, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद सरकार के तरफ से लगातार बयान दिए गए, पुलिस के तरफ से कोशिशें हुई, 12 टीमें बनाई गई, जिसके बाद मिहिर को गिरफ्तार किया गया। मिहिर की गिरफ्तारी भी बड़ी नाटकीय ढंग से हुई क्योंकि जिस रात ये पूरा वाकया सामने आया उसके बाद कलानगर सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहे जो तोड़ा कार्रवाई चल रही है। जब कलानगर सिग्नल पर गाड़ी रुकी है उसके बाद मिहिर ने अपने पिता को फोन किया, पिता वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ये शख्स जो मुख्य आरोपी है मिहिर शाह वहां से ऑटो में अपने एक महिला मित्र के यहाँ गोरेगांव चला गया। वहां पर उस महिला मित्र ने मिहिर की बहन को वहां पर बुलाया, मिहिर की बहन वहां पहुंची, फिर मिहिर को अपने घर यानी कि बोरीवली लेके गई और थोड़े देर में पूरे का पूरा परिवार यानी कि मिहिर, उसकी मां, 2 बहनें और एक दोस्त वहां से 2 गाड़ियों में मुरबाड के लिए निकला। ठाणे से आगे है मुरबाड, वहां पे निकला और वहां पर एक रिजॉर्ट में रुका। लेकिन मिहिर और उसका दोस्त 2 दिन वहां रुकने के बाद विरार चले गए और पुलिस को तब तक पता चल चुका था कि मिहिर का कौन दोस्त उसके साथ है। पुलिस ने उस दोस्त का फोन सर्विलांस पे लगा रखा था। विरार में जैसे ही 15 मिनट के लिए वो फोन ऑन हुआ, पुलिस को लोकेशन मिल गया, पुलिस वहां पर पहुंची और मिहिर उसके दोस्त को पहले वहां से हिरासत में लिया। फिर जिस शाहपुर में जहां मिहिर की मां और बहनें थी उनको भी हिरासत में लेके मुंबई लौटी। मिहिर की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। हालांकि एक आरोपी को, एक हिट एंड रन के आरोपी को भागने में मदद की है। इससे पहले मिहिर के पिता गिरफ्तार हुए थे लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। मिहिर के साथ जो ड्राइवर था ऋषि, उससे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसे 2 बार पुलिस उसकी कस्टडी ले चुकी है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अभी तक पुलिस ने ये आधिकारिक तौर पे नहीं कहा है कि उस रात शराब का सेवन किया था या नहीं किया था मिहिर ने। तो इस पब से जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, इस पब से जो बिल मिला है
उसके बिना पर पुलिस सूत्र बताते हैं कि मिहिर और उसके दोस्तों ने शराब उस रात को पी थी। हालांकि आज जब मिहिर को कोर्ट में पेश किया जाएगा तब यह बात पुलिस कोर्ट के सामने रखती है या नहीं रखती है, यह देखने वाली बात होगी। ठीक है राजेश, यही तो सवाल है ना कि इस केस की बारीकियों को छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर आप पब पर बुलडोजर चला रहे हैं, अगर आप बार के अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अवैध निर्माण तो रातों रात नहीं हुआ होगा। क्या आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। और एक और तस्वीर हम राजेश लगातार दिखा रहे हैं, आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच गए। यानी विपक्ष मौका नहीं चूकेगा और सरकार पर जितने तीखे प्रहार होंगे वो विपक्ष की तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। इसके पीछे दो वजह है। पहला कि आरोपी के पिता जो है वो शिवसेना में थे, शिवसेना में है एकनाथ शिंदे के साथ। और दूसरी बड़ी वजह है कि ये वर्ली इलाके में ये एक्सीडेंट हुआ है जो कि आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है। ये वजह है कि पहले ही दिन से यानी कि रविवार से ही आदित्य ठाकरे इस मामले में बढ़ चढ़कर बयान देते हुए नजर आए, परिवार से मिलते हुए नजर आए, पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आए। और उस दिन से वो आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी को पुलिस जानबूझ के गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि वो एकनाथ शिंदे के पार्टी में है, उसके पिता एकनाथ शिंदे के पार्टी में है, पालघर जिले के प्रतिनिधि है। तो कुल मिलाकर ये पूरी घटना जो है वो राजनीतिक रंग ले चुकी है। और इसके पीछे वजह यह है कि अभी हाल में हमने पुणे में देखा था किस तरीके से पोर्शे कार का इंसिडेंट सामने आया था। उसमें उस जो आरोपी था उसे भगाने की कोशिश हुई, उसके भी ड्राइवर पे दोष मढ़ने की कोशिश हुई, तो तमाम तरह की बातें हुई थी। उसके बाद वहां भी पब्स और बार्स पे इसी तरीके से कार्रवाई जो है हमें देखने को मिली थी। मुंबई या मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र के किसी भी इलाके में कई ऐसे पब्स एंड बार्स हैं जो तयशुदा सीमा जो समय है उससे ज्यादा देर तक खुले रहते हैं, कम उम्र के लोगों को शराब परोसते हैं। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने पुणे इंसिडेंट के बाद ही पूरे महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की हिदायत दी थी कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई नियम कानून का उल्लंघन कर रहा है तो कार्रवाई की जाए। और ये वजह कि एक्साइज डिपार्टमेंट में पहले इस पब को सील किया था और उसके पीछे दो वजह थी। एक तो पहले यहां पर 25 साल से कम उम्र के लोगों को यहां पे शराब परोसी गई और इसी बिना पर हम कह रहे हैं कि उस शाम को मिहिर ने भी शराब पी होगी क्योंकि उसी बिना पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पब को सील किया था। और फिलहाल आप कार्रवाई देख रहे हैं और ये बुलडोजर जो है अब यहां पे आपको चलता हुआ दिखा और अंदर जो है बीएमसी के लोग मौजूद हैं प्राची, वो अंदर भी थोड़ा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इसके पहले क्या एक्साइज डिपार्टमेंट इसके बारे में पता नहीं था, इसके पहले क्या बीएमसी को इसके बारे में पता नहीं था। प्रोफाइल मामला है क्योंकि इसमें नेताजी इन्वॉल्व हैं, उनका बेटा इन्वॉल्व है, इसलिए कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले में खड़े होते हैं। एक महिला की जान चली जाती है, 3 दिन लग जाते हैं आरोपी को पकड़ने में। आरोपी पकड़ लिया गया है लेकिन वो नशे की हालत में था या नहीं ये भी अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया है।